हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म कवर करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वन डे बूजो वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। ठीक है, तो बूजो एक लड़का है जो कि क्या कर रहा था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट कर रहा था। एक साल के बाद वो टाउन आने वाले थे। ही वॉज इन अ रियल हरी, बहुत जल्दी में था और वो चाहता था कि वो बस स्टॉप से उन्हें लेने चला जाए। वो बहुत तेज़ भागा, बस स्टॉप पर पहुंचा बहुत कुछ ही मिनटों में, और वो बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि इतना ज़्यादा तेज़ क्यों ब्रीथ कर रहे हो। बूजो ने कहा कि वो रनिंग करते हुए आया पूरे रास्ते, लेकिन जो ये क्वेश्चन उसके दिमाग में एक रह गया, उसको स्टक करता रहा। उसने सोचा कि रनिंग से क्या हुआ ऐसा कि एक इंसान ब्रीथ करने लगा फास्ट। मतलब वैसे नॉर्मल वॉकिंग के दौरान तो ऐसा नहीं होता, लेकिन रनिंग के दौरान ऐसा क्या होता है कि इंसान ज़्यादा तेज़ सांस लेने लग जाता है। तो ये जो बूझो के क्वेश्चन का आंसर है, ये हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग एक पार्ट है हमारे रेस्पिरेशन का, और अब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, यानी सांस क्यों लेते हैं हम। चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा था कि जबकि सारे ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हैं, जिसे हम सेल्स बोलते हैं, यानी कि हमारी पूरी बॉडी या और सारे ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनी होती है। और सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि हमारी बॉडी के हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हर एक सेल में होते हैं। ठीक है, और हर एक सेल में होने की वजह से एक तरीके से हमारी पूरी बॉडी में भी वो सारे फंक्शंस होने लगते हैं। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ठीक है, हमें लगता है कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ये सारे फंक्शंस हमने पढ़ा है कि डाइजेशन पेट में होता है। ठीक है, वैसे डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है, लेकिन वो पूरा हमारे एक्सक्रीशन तक चलता रहता है। तो अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग ऑर्गन्स से स्पेसिफिक समझते तो हैं, लेकिन ये ऑर्गन्स किससे बने हैं, ये भी तो टिश्यूज़ से बने हैं। टिश्यूज़ किससे बने हैं, सेल्स से बने। तो इनडायरेक्टली अगर हम ये देखें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम हमारे जो सारे फंक्शंस हैं ये सेल्स में हो रहे हैं, तो देयर बाय सारे ऑर्गन्स में हो रहे हैं और फिर हमारी पूरी बॉडी में हो रहे हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। तो ये सारे फंक्शंस करने के लिए जो सेल है, एक एक सेल जो हमारी बॉडी की एक तरीके से ब्रिक है, हमारी पूरी बिल्डिंग की एक ब्रिक के जैसे हम बोल सकते हैं सेल्स को, उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम कुछ खाएं, सोएं, पढ़ें, सब चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। इवन सोने के लिए भी आपको सरप्राइज़ हो रहा होगा कि सोने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। जी हाँ, सोने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वेयर डज़ दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये आती कहाँ से एनर्जी। आपको पता है कि हमारे वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। हमें नॉर्मली पता है खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फूड के अंदर तो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो रेस्पिरेशन के दौरान जब भी हम सांस लेते हैं, वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है फूड की, वो रिलीज़ होती है। इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं, क्योंकि उन्हें फूड से एनर्जी लेनी होती है। तो फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो हमें मिलेगी कैसे, जब तक हम सांस नहीं लेंगे। तो कोई मरा हुआ इंसान अगर उसके पेट में खाना पड़ा हो तो क्या वो उससे एनर्जी ले पाएगा, नहीं ना, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा है। तो ब्रीदिंग के दौरान हम एयर में सांस लेते हैं। आप जानते हैं कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होते हैं। हम ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। ठीक है, तो पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन जाती है, और पूरी बॉडी में जाने का मतलब है एक एक सेल में जाती है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। अब ऑक्सीजन जब चली गई तो जो हमारा स्टोर्ड एनर्जी वाला फूड है वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है ऑक्सीजन को पाने के बाद। तो ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन का फूड का, हर सेल में जो होने लगता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से एनर्जी रिलीज़ होने लग जाती है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन हम इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर हो रहा है ये सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशंस टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म के सेल में ये होता है। और सेल में क्या होता है, जो फूड है, फूड का मतलब हर फूड हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ही ब्लड में मिक्स होता है, आपको पता है। और तो वो ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसकी प्रोसेस यानी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है तो ये ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी
के रूप में अलग अलग हो जाता है ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद, ठीक है। और ये जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का अकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए क्योंकि हमने ऑक्सीजन को यूज़ करके ये ब्रेक डाउन हुआ, इसलिए हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन फूड ब्रेक्स डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देन इट इज सेड दैट इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फूड कैन ऑल्सो भी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग, तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा, उसके बगैर भी हो सकता है। अगर उसके ऑक्सीजन के बिना अगर फूड ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम इसकी प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब हमें इस फूड से एनर्जी जो अलग हो गई ब्रेक डाउन होने के बाद में, ये हमें मिलती है, हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे यीस्ट, वो हवा के बिना भी रह सकते हैं, इसलिए उन्हें एनारोब्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो हमने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं बिना ऑक्सीजन के, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते रहते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन से लेते हैं। और क्योंकि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में उनका जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होने के बाद अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को कैसे लिख सकते हैं, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं मिली उसे, तो क्या बन गया उसका फूड ब्रेक डाउन होके अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है दोनों में, एरोबिक और एनारोबिक में, और एनर्जी भी कॉमन है, लेकिन यहाँ अल्कोहल है और यहाँ वाटर है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। यीस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, यानी कि बिना ऑक्सीजन के, और इस प्रोसेस में फिर वो दोबारा से, आपको पता है हमने यहाँ भी पढ़ा कि अल्कोहल रिलीज़ करते हैं, इसलिए उसे हम यूज़ करते हैं वाइन और बियर बनाने के लिए। तो वन मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, यानी कि बोल रहे हैं कि हमारी जो मसल सेल्स होती है, सॉरी मैंने वन बोल दिया, आर है ये, आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो हमारी जो मसल्स होती है, कई बार हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा होता है, लेकिन हम उसको रेस्पायर तो हम कर लेते हैं, हमारी मसल्स रेस्पायर करती है, लेकिन वो थोड़े समय ही कर पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर हमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो जाए तो। लेकिन अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्ट रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग, वॉकिंग, काफ़ी लंबे समय तक हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो जो हमारी एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो तो कम है, ऑक्सीजन तो उतनी ही है, लेकिन अब तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और एनर्जी आपको पता है कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा, तो और फिर हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होने लगता है मसल्स में, जिससे कि वो जो एनर्जी की डिमांड है वो भी पूरी होने लग जाए। तो उस दौरान जब हम एक्सरसाइज एक्सेसिवली करते हैं, तब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिन मसल्स में, उसमें लैक्टिक एसिड निकलता है, ठीक है, और एनर्जी निकलती है। तो आपको ये आश्चर्य हुआ होगा कि आप मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, जैसे हम मसल में दर्द होने लग जाता है ना, हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो क्रैम्प्स होते हैं वो मसल सेल्स क्या करती हैं, उस वक्त रिस्पायर एनारोबिकली कर रही होती है, इसी वजह से होते हैं। तो जो पार्शियल ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का, वो लैक्टिक एसिड पैदा करता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये इकट्ठा हो जाता है मसल्स में और उसकी वजह से दर्द होने लग जाता है, ठीक है। तो इन क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए हॉट वाटर बाथ और मसाज करनी चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? क्योंकि हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन को ब्लड में, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है मसल सेल की तरफ वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से जो लैक्टिक एसिड पूरी तरीके से, जो भी आधा ब्रेक डाउन हुआ था, वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में जो इकट्ठा हुआ था वो अब निकल जाता है, ठीक है। अब है ब्रीदिंग। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट वॉच। अब देखो कितने समय तक आप अपना सांस रोक सकते हो, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपना टाइम नोट करके देख सकते हैं, आप कितने अपनी कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि आप ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएंगे, सांस रोक के नहीं रह पाएंगे। बेशक आप प्रैक्टिस के साथ सांस रोकने की टाइमिंग्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक ऐसा हम नहीं कर सकते, और इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। ब्रीदिंग क्या करती है? टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन
कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को सांस लेना कहते हैं कि ऑक्सीजन से भरी हुई हवा को लेना और ऑक्सीजन से भरी हुई हवा को बाहर छोड़ देना। और वो किसकी हेल्प से? हमारे सांस लेने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, उनकी हेल्प से ऐसा करते हैं हम। तो जो एयर है वो ऑक्सीजन, एयर से ऑक्सीजन लेना ही बॉडी के अंदर उसे इनहेल करना कहते हैं। ठीक है, सांस को अंदर लेना यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, इसे इनहेलेशन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर छोड़ना उसे एक्सेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट लाइफ। हम सो रहे होते हैं तब भी हम इनहेल एक्सेल तो कर रहे होते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो जितने टाइम्स कोई इंसान 1 मिनट के अंदर ये ब्रीदिंग करता है उसको उसकी ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग में इनहेलेशन एक्सेलेशन दोनों होते हैं, एक एक करके, पहले इनहेल फिर एक्सेल, इनहेल फिर एक्सेल। तो ब्रीदिंग का मतलब है 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सेलेशन। ठीक है, दोनों साथ साथ। अब आप ये जानना चाहोगे कि ब्रीदिंग रेट आपकी क्या है। तो अगर आपको ऐसा करना है कि ये कांस्टेंट है या ये टाइम टू टाइम कभी कभी ब्रीदिंग तेज़, कभी ज़्यादा, कभी कम ऐसी हो जाती है, तो आप ये एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। जनरली हमें तो पता नहीं होता कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो तो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। जब अगर आप ध्यान दोगे अपनी ब्रीदिंग पर कि हम ब्रीदिंग रेट क्या होगी, ठीक है, ध्यान दो अपनी सांसों पर। तो ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली, अब आप देखो कि कितने टाइम्स आपने 1 मिनट में ब्रीद इन और ब्रीद आउट किया। तो डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सेल, जितने टाइम अंदर लिए उतने टाइम के बाहर भी छोड़ा। अब आप काउंटिंग करिए ब्रीदिंग रेट की आफ्टर ब्रिस्क वॉक। अब थोड़ा सा पहले बैठे रहे आप, नॉर्मली आपने नोटिस किया, फिर थोड़ी सी वॉक करने के बाद देखिए और फिर रनिंग करने के बाद नोटिस कीजिए। अब ये रिकॉर्ड करके देखिए, एक जगह लिख लीजिए जैसे आप इस टेस्ट को फिनिश कर लें, और एक टेबल बनाकर आप अपने कंपेयर कर सकते हैं हर टाइम आपकी ब्रीदिंग रेट कैसी थी। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है, वर्किंग को बढ़ा देते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग रेट भी हाई हो जाती है। ठीक है, इस एक्टिविटी से आपको पता लग गया होगा कि जब भी कोई इंसान को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ज़्यादा तेज़ ब्रीथ करने लगता है, और इसी की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन सेल्स की तरफ सप्लाई होती है और ये स्पीड अप कर देता है खाने के ब्रेकडाउन को और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये आपको अब ये पता चल गया होगा कि आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करने के बाद भूखा क्यों फील करने लगते हो, क्योंकि आपकी जो पहले से फूड था बॉडी में वो तो ब्रेक डाउन हो गया, उसकी एनर्जी बॉडी ने यूज़ कर ली। अब आप फिर से हंग्री फील करने लग जाते हो। ठीक है, अभी की फैक्ट है, ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट, और हैवी एक्सरसाइज के दौरान 25 टाइम्स पर मिनट। और एक्सरसाइज करते हुए हम ना सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग करते हैं बल्कि डीप ब्रेथ्स भी लेते हैं। ठीक है, यानी गहरी सांस लेते हैं, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब इस एक्टिविटी में आपको इस पिक्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं जो इंसान करते हैं, जैसे सोना है, ये कपड़े धोना है, पढ़ाई करना है, सीढ़ी पे चढ़ना, खेलना, चलना। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब इन एक्टिविटीज़ में आप देखिए सबसे स्लो किस में ब्रीदिंग हो रही होगी और किस में फास्टेस्ट। तो सबसे ज़्यादा काम किस में हो रहा है? यहाँ हो रहा है, रनिंग में हो रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर तेज़ ब्रीदिंग हो रही होगी और सोने में सबसे कम एनर्जी यूज़ हो रही है, तो सबसे कम ब्रीदिंग यहाँ हो रही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत जिस काम में होती है उतनी ही फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। हाउ डू वी ब्रीथ? लेट्स लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने नॉस्ट्रिल से, अपने नाक की जो ये हमारे होल्स बने हैं, ठीक है, इनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, इनसे एयर को हम लेते हैं और इट पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेज़ल कैविटी। वो नाक के अंदर जाती है और नेज़ल कैविटी में फिर वो लंग्स में पहुंचती है विंड पाइप के थ्रू। ठीक है, और फिर लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी में, आपको पता ही है, आपने देखा था स्केलेटन में कि चेस्ट कैविटी यानी रिब्स के पीछे होती है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। ठीक है, और अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक है, डायफ्राम चेस्ट कैविटी का एक तरीके से फ्लोर की तरह काम करता है। और ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज, यानी कि ब्रीदिंग के दौरान हमारे डायफ्राम और रिब केज दोनों की मूवमेंट होती है।
इनहेलेशन के दौरान रिब्स ऊपर की तरफ अप होती हैं और बाहर की तरफ आ जाती हैं और डायफ्राम नीचे आ जाता है और ये मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। तो स्पेस इसकी वजह से ज़्यादा स्पेस बन जाता है हमारी चेस्ट कैविटी में और एयर क्या होती है वो लंग्स की तरफ भागती है और लंग्स फिर हवा से भर जाते हैं। लेकिन एक्सहेलेशन के दौरान उल्टा होता है, रिब्स फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं अंदर की तरफ और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है पहले की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होता है चेस्ट कैविटी में कम साइज मतलब कम स्पेस रह जाता है और एयर जो पहले से वहाँ है वो बाहर की तरफ जाती है लंग्स से बाहर निकल के। और इस मूवमेंट में हम फील कर सकते हैं अपने रिब्स को टच करके। जब हम ब्रीदिंग करते हैं आप अपने रिब्स को टच कीजिए, एब्डोमेन को, एब्डोमेन से आपको पता चल जाएगा कि आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे हो रही है। अब ये समझने के बाद ये जो ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रंस गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। ठीक है, जैसे स्कूल में हम ये करा सकते हैं कि कौन कितनी ज़्यादा चेस्ट फुलाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं। इससे आपको एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप अपने टच करके भी अपनी इनहेलेशन एक्सहेलेशन फील कर सकते हैं। एवरीबडी वॉज बोस्टिंग दैट इस टाइम क्या था, ये सब हुआ चैप्टर के दौरान कौन सबसे ज़्यादा छाती फुला सकता है अपना। तो इस एक्टिविटी में अब आप अपनी क्लास में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा चेस्ट फुला सकता है। स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स। ठीक है, जो स्मोकिंग हम करते हैं तो आपको पता है कि स्मोकिंग करने से लंग्स डैमेज हो जाते हैं, इससे कैंसर भी हो सकता है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए कोई भी टीवी प्रोग्राम में जब भी कोई स्मोकिंग कर रहा होता है तो आप देखते हो ना एक वार्निंग लिखी होती है, स्मोकिंग में भी इंजूरियस टू द हेल्थ। अब है द एयर अराउंड अस वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड। एयर में जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो बहुत सारी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जैसे धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो सब भी अंदर आ जाते हैं, स्मोक, डस्ट, पॉलेंस। तो ये क्या होते हैं, ये कहाँ जाके फंसते हैं, हमारे जो नाक में बाल होते हैं ना वो एवं ही नहीं होते, वो भगवान ने किसी वजह से दिए हैं। वो बाल इस वजह से दिए हैं कि जो भी सांस के थ्रू कुछ ऐसी वैसी चीज़ें आएँ जो हमारे काम की नहीं है वो वहाँ फंस जाएँ बालों के अंदर। कई बार ये पार्टिकल्स get past the hair in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity. ठीक है, as a result which we sneeze, जब हम छींकते हैं तो क्या होता है, बाहर निकल जाती है ना, हमारी नाक बह जाती है, निकल जाती है। ठीक है, from the inhaled air and the dust free clean air enters our body. ठीक है, तो इसलिए जब भी हम छींकते हैं तो हमें अपनी नोज़ को कवर करना चाहिए जिससे कि दूसरे पर्सन की नाक में वो चीज़ें ना जाए। अब है एक्टिविटी 10.4। टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट ऑन द मेजरिंग टेप। एंड जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो चेस्ट को नाप कर देखिए और मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन। जब एक्सपेंड करते हैं तो दैट एंड इंडिकेट विच क्लासमेट जो अपनी यहाँ एक्टिविटी करने की कोशिश की उसमें आप करके देख सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा चेस्ट फुली। तो ये सिर्फ एक आपको समझने के लिए है ये एक्टिविटी, ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय ए सिंपल मॉडल। अब है एक्टिविटी 10.5। ये वाली हमने एक्टिविटी, ये जो चीज़ हो रही है कि रिब्स मूव आउट मूव इन होती है, ये हमने अभी पिछले पेज में पढ़ ली। ठीक है, 10.5 में है आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है चौड़ी सी, आप उसको बॉटम से काट देना है। आपको वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब लेनी है और उसमें एक होल करना है उसके लिड में, जिससे कि एक ट्यूब आप डाल के देख सकते हैं। जैसे आपको ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स 2 डिफ्लेटेड बलून्स। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.7 में भी आपको दिखाती हूँ ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ कैप द बॉटल एंड सील इट टू मेक इट ऑल राइट एंड टू एयर टाइट टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस तरह की आपने एक फिगर बना ली, बॉटल को काटा, ऊपर से कुछ पाइप सा लगा दी, यहाँ 2 बलून्स लगा दिए। ठीक है, अब इसके एक्सपेंशन को लंग्स कैसे एक्सपेंड करते हैं हम देखते हैं। अब रबर शीट में फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स द वॉच एंड बलून्स, नीचे से देखिए क्या करेंगे आप। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून्स। डिड यू सी द चेंजेस इन द बलून? व्हाट डू यू बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट? व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट? ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से ये जो रबर की शीट यहाँ लगी हुई है, इसको अगर आप खींचेंगे
तो क्या होता है, और इसे ऊपर की तरफ दबाएंगे तो क्या होता है, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो क्या होता है, जब आप इसे खींचेंगे तो ये फिल्ड हो जाते हैं, किससे, हवा से। आप एक तरीके से लंग्स समझ सकते हैं। और जब आप इसको ऊपर की तरफ धक्का देते हैं तो ये लंग्स से एयर बाहर निकल जाती है। मैंने आपको भी मैकेनिज्म समझाया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। तो क्योंकि यहाँ पर चेस्ट कैविटी की तरह ये वर्क करेगा, यहाँ पर स्पेस कम रह जाता है, तो स्पेस कम होने की वजह से लंग्स के अंदर की हवा निकल के बाहर की तरफ भागती है, ठीक है। तो सेम इसी मॉडल को आप इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम बाहर क्या निकालते हैं, ब्रीदिंग करने के दौरान हम क्या बाहर निकालते हैं। अब क्या करेंगे, टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल इन लिड एंड फिक्स इट इन द बॉटल। सेम इसी तरीके से करना है आपको। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द, ये वाला एक्टिविटी करनी है आपको, ठीक है। द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर में ये डिप हो गई है स्ट्रॉ। अब आपको यहाँ फूंक मारनी है, ठीक है, कुछ समय तक। आप क्या देखते हैं, लाइम वाटर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस आपको चैप्टर 6 में आपने कुछ पढ़ा था, याद कीजिए, उसकी बेसिस पर देखने हैं। अब आप जानते हो कि जो एयर हम इनहेल करते हैं और जो एक्सहेल करते हैं वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। तो हम एक्सहेल क्या करते हैं, डू वी एक्सहेल only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror or film of moisture, जैसे आप एक शीशे के सामने ऐसे सांस को छोड़ के देखते हैं तो एक भाप सी जमा हो जाती है, ठीक है, शीशे के ऊपर उसके सरफेस पे। तो ये ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से, यानी पानी भी है, हवा में पानी भी होता है, ये वहाँ से आती है, ठीक है। तो ये जो है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल, तो कितनी % ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम, किस %, और एक्सहेल में 14%, 16.4% ऑक्सीजन ये लंग्स की तरफ है, और ये छोड़ते हैं, ये लेते हैं तो इतनी छोड़ते हैं, और ये लेते हैं तो इतनी छोड़ते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव, इन सब के लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज़, ये ह्यूमन बींग्स की तरह ही होते हैं, इनके भी लंग्स। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे ब्रीथ करते हैं, क्या इनके भी लंग्स हमारे ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं। अब कॉकरोच को देखते हैं। कॉकरोच की स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं साइड्स में बॉडी के, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। अदर इंसेक्ट्स की भी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, ये ओपनिंग्स को हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। और इंसेक्ट्स का एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, जिसे ट्रेशे बोलते हैं, यानी कि गैस एक्सचेंज इन ट्रेशेज के थ्रू करते हैं। ऑक्सीजन से भरी हुई जो एयर होती है वो इन स्पाइरेकल्स में जाती है इनटू द ट्रेशेज ट्यूब्स एंड डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू, उसमें जाके डिफ्यूज़ हो जाती है और फिर हर सेल में चली जाती है बॉडी की। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इनके सेल में से वो ट्रेशेज ट्यूब में से वापस आके स्पाइरेकल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये जो एयर ट्यूब्स हैं और ट्रेशेज हैं ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही मिलते हैं, किसी दूसरे एनिमल्स के ग्रुप में नहीं मिलते हैं। अब है अर्थवॉर्म। चैप्टर 9 में हमने क्लास 6 में अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा था कि वो अपनी स्किन से ही ब्रीदिंग करते हैं। तो जो स्किन होती है अर्थवॉर्म की वो बहुत गीली गीली सी होती है, स्लिमी सी, चिकनी सी, टच करो तो जो गैसेस है वो इजीली उनके ऊपर से पास हो जाती है, उनके अंदर से। और जबकि फ्रॉग्स जो हैं उनके लंग्स होते हैं ह्यूमंस की तरह, वो भी ब्रीथ कर सकते हैं अपनी स्किन से, जो कि मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है उनकी स्किन। ब्रीदिंग अंडर वाटर, कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं, तो वो पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फ़िश होती है उसके गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को जो पानी के अंदर घुली हुई है उसको यूज़ कर पाती है। तो गिल्स क्या है, एक तरीके की प्रोजेक्शंस हैं, यानी स्किन की प्रोजेक्शंस हैं। आपको ये आश्चर्य होगा जानकर कि गिल्स कैसे ब्रीथ करने में हेल्प करती है। गिल्स क्या होती हैं, बहुत उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। गिल्स के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करती है। अब है प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं कि नहीं करते। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो प्लांट्स भी हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ज़िंदा रहना है, क्योंकि आपको पता है वो भी लिविंग बींग है। लिविंग बींग सारे क्या करते हैं, वो ब्रीदिंग करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड
dioxide in the cells. Oxygen is used to break down the glucose in the carbon dioxide and water in other organisms. In the plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. We have already learned in chapter 1 that leaves of the plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. ठीक है, तो सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन को हमने पढ़ा हुआ है, सारे लिविंग बींग्स क्या करते हैं, उनका वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं. लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी. रूट्स क्या करती हैं, टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. तो वो क्या करती है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, यानी सॉइल के बीच में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे क्या करती है, रूट्स क्या करती है, उसमें से ऑक्सीजन ले लेती है. तो अब आप गैस कर सकते हैं कि क्या होगा अगर एक गमले में लगा प्लांट को हम ज़्यादा पानी दे दें. तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, ये कुछ क्वेश्चंस वो छोड़ गए जिनके जवाब वो आपको अगले चैप्टर में देंगे. आप अपने आप से भी सोच सकते हैं, अपने आप से भी जवाब दे सकते हैं, जिससे कि आपकी थोड़ी थिंकिंग कैपेसिटी, एबिलिटी बढ़ेगी और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. खुद भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी. इन दिस चैप्टर यू लर्न, आपने पढ़ लिया, रेस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है रेस्पायर करने की, और उनको रेस्पायर हम क्यों करते हैं, द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ कि हम रेस्पिरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे यूज़ करना है. उसको यूज़ करेंगे हम, तभी हम कोई एक्टिविटी अपनी कर पाएंगे, हमारी बॉडी अपनी एक्टिविटीज़ कर पाएगी. ठीक है, इसलिए हम रेस्पायर करते हैं. तो इस चैप्टर में अब आपको समझ में आ गया होगा. रेस्पिरेशन वैसे बहुत ईजी टॉपिक था, लेकिन इसकी कुछ बेसिक बातें आपको हमेशा याद रखनी है. और ये एक आपको बॉक्स में थोड़ा समरी दी होती है, इसको एक बार आप पढ़ लें. ठीक है, और ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी को भी लेकर कोई भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है. आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड मुझसे कुछ समझ में ना आए या कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं. मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी. आपको ये चैप्टर मेरे वीडियो में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ. हैव अ गुड डे.